नमस्कार दोस्तों, ये हमारा लास्ट लेक्चर है। इसमें हम जो लास्ट के जो 30 क्वेश्चन है उनको और निपटा देते हैं। तो 130 क्वेश्चन जो है वो एक साथ हमने पूरे करवा दिए। चलिए आइए आनंद लेते हैं लास्ट 30 क्वेश्चनों का। जो क्वेश्चन है हमारा 101वां, वो हमसे कहता है कि भाई ए अवकल समीकरण है, ये अवकल समीकरण होगी और e की पावर ax है। ए जो है अवकल समीकरण, इसकी सहायक समीकरण का एक द्विमूल है। द्विमूल मतलब इस समीकरण में ये दो बार रिपीट होता है, दो बार रिपीट हो रहा है इस समीकरण में। यानी ये समीकरण जो है ये कुछ ऐसी है, d माइनस ए का स्क्वायर, ऐसी समीकरण है। ये a जो है वो द्विमूल है। इसकी जो सहायक समीकरण होगी, जो इसका सहायक समीकरण होती है, उस सहायक समीकरण का द्विमूल है, यानी d माइनस ए का स्क्वायर है। इसमें कोई अल्फा कोई का रोल नहीं है। बिना मतलब में जबरदस्ती क्वेश्चन को खींच के बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। अल्फा और बीटा, बच्चा कंफ्यूज कि कौन अल्फा कौन बीटा। भैया कोई अल्फा बीटा नहीं है, बकवास है खाली। जब ए जो है वो कह रहा है कि सहायक समीकरण का द्विमूल है, यानी इस समीकरण के जो दो आंसर आएंगे वो दोनों ही ए आएंगे, तो इसका मतलब d माइनस ए का स्क्वायर है ये। और इसलिए जो पी होगा आपका 1/d माइनस ए का स्क्वायर और e की पावर ax। अब आपको पता है कि e की पावर ax है, तो d की जगह a रखेंगे, 0 आएगा। 0 आ नहीं सकता, तो ये कितनी पावर का हुआ, कितने ब्रैकेट है जो 0 दे रहे हैं, तो जवाब है 2 ब्रैकेट है जो 0 दे रहे हैं। 2 ब्रैकेट 0 दे रहे हैं, तो x की पावर 2 बट्टा फैक्टोरियल 2 और आपका e की पावर ax, ये आपका आंसर हुआ। ये है आंसर, है ना। देखिए खेला ना, अच्छा इसमें जबरदस्त खेला। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 102 क्वेश्चन है। इसमें से कौन सा अवमुख समुच्चय, अवमुख समुच्चय वैसे भी फेवरेट टॉपिक रहा हुआ है, तो देखिए चित्र बना के देखना पड़ता है। ये है आपका वर्त का समीकरण, तो वृत्त हो गया, और वृत्त भी क्या हो गया, खाली ऐसा जिसकी त्रिज्या 1 हो, केंद्र मूल बिंदु हो, तो आपका जो वृत्त होगा वो ये होगा, 1 त्रिज्या का। इसके अंदर के कोई बिंदु नहीं है, ठीक है। ये कोई अवमुख समुच्चय नहीं है, क्योंकि अंदर के बिंदु है ही नहीं। देखिए छोटे का चिन्ह नहीं लगा हुआ बेटा, यहाँ छोटे या बड़े का चिन्ह नहीं लगा हुआ। छोटे बड़े का चिन्ह नहीं लगने की वजह से ये सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री है, और सिर्फ बाउंड्री अवमुख समुच्चय नहीं हो सकती। क्योंकि मैं अगर यहाँ पे लाइन खींचूं तो आप साफ देख सकते हैं कि पूरी लाइन जो है उसके सिर्फ 2 ही बिंदु जो है वो वक्र के ऊपर आते हैं, बाकी सारे खाली है, ठीक है ना। तो ये अवमुख समुच्चय नहीं है, कैंसिल। उसके बाद में इस पे आ जाते हैं, मोड x लेस देन 5 मोड y। ये जो है इसका मतलब, इस लाइन का मतलब, इसका मतलब ये होगा कि जो x का मान है वो -5 से बड़ा और +5 से छोटा होगा। और इस लाइन का मतलब होगा मोड y का मान 10 है, तो इसका मतलब हुआ कि y का मान -10 से छोटा एंड +10 से बड़ा, ठीक है। अब इन चारों का जो है वो क्षेत्र बनाएं और फिर देखें कि कैसा बनेगा। तो देखिए ये इसी में आ जाते हैं, अलग बना लेते हैं जगह निकाल के। आइए यहां बना लेता हूं मैं। ये रहा हमारा x बराबर 5 से लेकर -5 तक, तो x बराबर -5 से लेकर, यहां ले लेते हैं x बराबर -5, ये हो गया -5, ये हो गया +5। x बराबर -5 से लेकर x बराबर +5 के बीच का ये सारा इसने ले लिया। लेकिन रुक जाइए, अभी दोनों का कॉमन लेना पड़ेगा हमें। उसके बाद में y -10 से लेकर y -10 आपको नीचे मिलेगा, ये रहा y -10, इससे नीचे y +10, ये से ऊपर। तो इसका मतलब है कि ये जो एरिया है, ये कॉमन एरिया जो होगा वो ये होगा, क्योंकि कॉमन एरिया ये रहेगा इस लाइन से ऊपर। ये वाला एरिया जो होगा ये कॉमन होगा, ये एरिया कॉमन होगा जो कि सेपरेट है, दोनों एकदम अलग अलग है। कोई भी लाइन खींचेंगे तो वो लाइन जो है वो बीच के हिस्से में आएगी, जो दोनों के कॉमन एरिया में नहीं आता है। तो भैया ये भी अवमुख समुच्चय नहीं है। y बराबर x स्क्वायर, जो कि परवलय का समीकरण है, इसको ले लेते हैं। y छोटा है बराबर है x स्क्वायर से, ये है परवलय आपका। x की पावर 2 है, इसका मतलब परवलय y की तरफ जाएगा, ऐसे ये परवलय होगा। अब इसमें एक बिंदु रख के देख लीजिए, 1 0 संतुष्ट करता है या नहीं करता। 0 1 परवलय के अंदर है। 0 1 अगर हम रख के देखें तो x की जगह 0 और y की जगह 1 रख के देखें तो ये संतुष्ट नहीं करता। इसका मतलब जो क्षेत्र है वो परवलय से बाहर का है, और बाहर का अवमुख नहीं हो सकता। बाहर का जो है वो अवमुख नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बाहर के कोई भी 2 बिंदुओं को मिलाएंगे अगर हम,
यहाँ से एक बिंदु ये उठाया और एक ये उठाया, ये देखिए ये पूरे तरीके से इसके क्षेत्र में नहीं है, तो भैया ये भी अवमुख नहीं है। फिर है y बड़ा है x², ये है, क्यों है ये परवलय के अंदर का क्षेत्र आएगा, इससे जो आएगा वो आपका आएगा परवलय के अंदर का क्षेत्र, और परवलय के अंदर का क्षेत्र जो होगा वो अवमुख होगा, परवलय के अंदर का जो क्षेत्र होगा वो अवमुख होगा। आप लाइन खींचेंगे पूरी तरीके से परवलय के अंदर आएगी, तो ये सही है, आंसर 4 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिम्पसन का 1/3 रूल, 1/3 रूल परवलय है भैया, परवलय के नाम से, जैसे परवलयिक सूत्र के नाम से भी जाना जाता है, परवलयिक सूत्र के नाम से भी जाना जाता है सिम्पसन 1/3 को। ये तो कई बार पूछा जा चुका, पहले भी ये रिपीट क्वेश्चन, आरपीएससी का रिपीट क्वेश्चन है ये, आरपीएससी ने पहले भी इस क्वेश्चन को पूछा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डेल्टा 4 ये जी है, डेल्टा को ई में लिख लीजिए, ये हो गया आपका e - i⁴ u0, e की पावर 4 को इसे खोल दीजिए, आपका जो है द्विपद पर में उसकी सहायता से e की पावर 4 - 4 e की पावर 3 प्लस 6e² - 4e प्लस i और u0। अब u0 को शिफ्ट ऑपरेटर जो है ये 4 है, तो 4 पे शिफ्ट कर देगा तो ये u4 हो जाएगा, -4, ये 3 पे शिफ्ट कर देगा u3 हो जाएगा, ये u2 हो जाएगा, ये 4u1 हो जाएगा, और ये जो है वो u0 हो जाएगा। मान रखिए u4 कितना है, u4 है आपका 29 -4, u3 है आपका 28, ये 28 प्लस 6, u2 है आपका 21, ये हो गया 21 -4, u1 है आपका 11 प्लस u0 है आपका 1। तो भाई नंबरों का हिसाब किताब तो लंबा चौड़ा है, तो ये हो गया 122, ये हो जाता है 126 और 30 ये मिला दें, 126 और 30 156, तो ये हो गए प्लस के 156 हो गए, माइनस के हो गए हमारे 28 और 8 चौक 32, 3 4 दूनी 8, 112 और 44 156, भैया तो पूरे 156 हो गए, बराबर आया 0। कोई कैलकुलेशन में गलती हो तो प्लीज चेक कर लीजिएगा, वैसे ऑप्शन मिल गया है तो थोड़ा डाउट कम है कि कैलकुलेशन में गलती है, फिर भी हो तो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा आयत ABCD में O कोई आंतरिक बिंदु है, यदि AOD का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर और BOC का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर हो तो आयत ABD का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है भाई। तो ABD O कोई आंतरिक बिंदु है, ठीक है, कहीं भी ले लेते हैं, ये आयत है A B C और D, और कहीं भी एक बिंदु O ले लेते हैं, ये O ले लिया। अब यहाँ पे हमें जो क्षेत्रफल दिया है AOD का, ये जो क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल है हमारे पास 3, ये 3 है। BOC का इसका है हमारे पास 6, ये भैया 6, ठीक है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि पूरे ABCD का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। देखिए इन दोनों का मिला के हो गया 6 और 3 8, तो यहाँ पे इसकी जो भुजा है, अब हम यहाँ पे एक लंब डाल देते हैं कि ये त्रिभुज है, तो ये लंब हो गया, ये इसका लंब हो गया, ठीक है। तो भुजा जो है वो हम इसकी लंबाई जो है उसको L मान लेते हैं, चौड़ाई को H मान लेते हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा इस वाले का क्षेत्रफल, इसकी जो ऊंचाई है वो x1 मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई x2 मान लेते हैं, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई L इंटू x1 प्लस इसका क्षेत्रफल हुआ 1/2 L इंटू x2 बराबर 3 और 6, जो कि हो गया 9, 1/2 कॉमन, L कॉमन, x1 प्लस x2 h हो गया बराबर 9, L इंटू h हो गया 9 दूनी 18, L इंटू h हो गया क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल आता है 18, आंसर अभी 18, ये रहा आपका आंसर 18, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पावर का खेल है, थोड़ा सा पावर को समझिएगा। ये √7, इसका मतलब 7 की पावर आधी होगी, 7 की पावर आधी में एक पावर और जुड़ गई, तो ये 7 की पावर होगी 3/2, 7 की पावर 3/2 में आधी पावर और होगी, तो ये होगी 7 की पावर 3/4, 3/4 में 7 और जुड़ गया, 7 की पावर 1 जुड़ गया, तो ये हो गया 7 की पावर
1 प्लस 3/4 7/4 हो गया। 7/4 पे ये आ जाएगा, फिर अंडर रूट आते ही 7 की पावर होगी 7/8, फिर 7/8 को फिर एक 7 मिल गया, एक 7 मिलते ही हो गया 15/7, 7 की पावर 15/7, फिर 15/7 को अंडर रूट मिल गया तो 7 की पावर होगी 15/14, फिर 15/14 को ये 7 मिल गया, ये वाला 7 मिलते 7 की पावर 1 होगी, तो 7 की पावर होगी 29/14, ये 29/14 हो गया, फिर अंडर रूट मिल गया तो ये हो गया 29/28। ठीक है ना, कोई इक्का दुक्का छूट गया तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्या छूटा हमारा, सबके सब लिए नहीं लिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमने सारे लिए या नहीं लिए, शायद एक हमने छोड़ा है। मिल गई गलती मिल गई, गलती ये है यहाँ पे जो 7/8 था ये 15/8 था, तो फिर 15/8 हुआ, 15/8 का हुआ 15/16, फिर 15/16 में जब अगला जुड़ा तो ये हो गया आपका 15 16 31, 31/16, 31/16, फिर इसका आधा हुआ तो वो हो गया 31/32, 31/32, तो ये आपका इस साइड में आया 7 की पावर 31/32 और दूसरी साइड में है 7 की पावर x, दोनों का कंपेयर करेंगे तो आपको x मिल जाएगा, x बराबर 31 की पावर 31/32, ये आपका आंसर हो गया। बड़ा ही ध्यान से करने लायक क्वेश्चन था, है ना, छोटी मोटी गलती ना हो जाए इस बात का ध्यान रखना, जैसे मुझसे हुई तो थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा केयर करनी है आपको, हो जाएगा। अच्छा, इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ये रहा, ये क्वेश्चन जो था ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया था, बहुत जबरदस्त, ये एसआर सैनी का क्वेश्चन है, एसआर सैनी का। वैसे कई क्वेश्चन मैं बताना भूल गया कि वो एसआर सैनी के, अधिकतर क्वेश्चन आपको यहाँ एसआर सैनी के मिलेंगे, दबा के क्वेश्चन डाले हैं भाई। जी जो है वो इन त्रिभुज ABC और A', B', C', दो त्रिभुज है जिनके केंद्र G और G' है। हम जानते हैं केंद्र की परिभाषा के अनुसार किसी भी त्रिभुज का केंद्र G बराबर होता है उनके जो स्थिति सदिश है A + B + C बट्टा 3 के बराबर होता है। ऐसे ही दूसरे त्रिभुज का हो जाएगा G' बराबर A' + B' + C' बट्टे 3, दोनों समीकरण को घटा दीजिए, ठीक है, दोनों को घटा दीजिए समीकरण 2 - 1 करने पर, तो ये 3 को इधर भेज भी रहा हूं साथ में, 3 को इधर भेजने पर ये हो गया G' - G बराबर, इधर हो गया आपका A' - A प्लस B' - B प्लस C' - C, ये बन गया आपका अंतिम सदिश माइनस प्रारंभिक सदिश जो बन गया G', 3G' बराबर हो गया A' अंतिम सदिश माइनस प्रारंभिक सदिश B' प्लस C', तो A' प्लस B' प्लस C' बराबर है 3G', ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है कि भाई इस वक्र में अभिलंबों के समीकरण जो इसके समानांतर हो, तो इसकी ढाल हमारी है, यहां से अगर हम 3y बराबर लिखें, 3y बराबर -x + 8, तो हमारा y बराबर आ जाएगा -1/3x + 8/3, इसकी ढाल है, ये अभिलंब है, अभिलंब की ढाल है हमारे पास -1/3, अभिलंब की ढाल है -1/3। यहां से हम स्पर्शरेखा की ढाल निकाल लेते हैं अवकलन करके, स्पर्शरेखा की ढाल हो जाएगी, ये हो गया 6x - 2y dy/dx बराबर 0, dy/dx बराबर आ गया, 6x को उधर ले गए, माइनस का 6x हो गया, माइनस से माइनस कर दिया 3x/y, ये हमारी स्पर्शरेखा की ढाल आ गई। इसको हम M1 नाम दे देते हैं, इसको हम M2 नाम दे देते हैं। हमें पता है कि स्पर्शरेखा की ढाल और अभिलंब की ढाल दोनों लंबवत होती है, तो M1 गुणा M2 बराबर -1, तो माइनस का 1/3 इंटू 3x/y बराबर -1, माइनस से माइनस काट दीजिए, 3 से 3 काट दीजिए, ये आ गया आपका x बराबर y, x बराबर y रख के प्रतिच्छेद, ये जो समीकरण है इसको सॉल्व कर लीजिए, इस समीकरण को लीजिए, इसको सॉल्व करते हैं, तो 3
वाई स्क्वायर की जगह भी एक्स स्क्वायर लिख दिया बराबर 8, एक्स स्क्वायर बराबर 4, एक्स बराबर +-2 +-2। जो x का मान होगा वही y का मान होगा, तो आपके पास दो बिंदु आ गए, 2 2 तथा -2 ये आपके बिंदु आ गए, स्पर्श बिंदु आ गए। अब आपका अभिलंब का समीकरण निकालते हैं। आपका अभिलंब इसके समानांतर है, आपका जो अभिलंब है वो इसके समानांतर है। जब समानांतर की शर्त होती है तो इसका मतलब है कि आपका जो अभिलंब है एक्स वाई के पद तो दोनों के सेम होंगे। अभिलंब का समीकरण बस खाली अचर पद में अंतर होगा, तो शुरुआती समीकरण यही होगा x + 3y, लेकिन अचर पद जो है वो अलग होगा, मान लिया लैम्डा है, क्योंकि जब समानांतर होते हैं ना, समानांतर होते हैं तो उनके समीकरण एक जैसे ही होते हैं। तो ये x + 3y होगा प्लस लैम्डा बराबर 0। अब इसको 2 2 से -2 से गुजारिए, एक बार 2 2 से गुजारेंगे तब तो आ जाएगा 6 2 8, लैम्डा बराबर आ जाएगा -8, और जब -2 और -2 से गुजारेंगे तब लैम्डा बराबर आ जाएगा +8। तो इसका मतलब हमारा आंसर आया x + 3y, एक बार +8 और एक बार -8 बराबर 0। x + 3y ± 8, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, सामान्य संकेतों से डेल्टा की पावर 11, 0 की पावर 12, ये जो है इसे शून्य अंतर कहते हैं। शून्य अंतर, जीरो डिफरेंस, ये कैसे काम करता है देखिए। जीरो डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, वो कहता है कि भाई अगर डेल्टा की पावर n है और आपका जीरो जो है उसकी पावर m है, तो ये बराबर होता है n की पावर m माइनस nc1 n-1 की पावर m nc2, ये चलता रहेगा, nc2 n-1 की पावर n-2 हो जाएगा, एक एक कम होता जाएगा ये, n-2 की पावर m, और फिर उसके बाद में माइनस और डैश 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 चलते जाइए जब तक ये 0 नहीं हो जाता। तो अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारा n तो हुआ 11 और m हो रहा है हमारा 12, ठीक है। इस हिसाब से ये हमारा बन जाता n की पावर 11 की पावर 12 माइनस nc मतलब 11c1, और ये हो जाएगा 10 की पावर 12, फिर 11c2, और ये हो जाएगा 9 की पावर 12, एंड डैश 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 चलता रहेगा। इसको भैया सोल्व करने का हमें तो नहीं पता, क्यों सोल्व करें, इतने बड़े को कोई सोल्व किया जाता है क्या। अब ये इतना बड़ा जो है ये चलता रहेगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन से देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता कि ये क्या क्वेश्चन बनाया है, इतना बड़े नंबर्स डालने का क्या मतलब है, ठीक है ना। तो इतने बड़े नंबर डाले, या क्या पता गलती से भूल गया हो, एक्चुअली यहाँ पे 0 की पावर 11 हो, कहीं ये तो गलती नहीं कर दी ना, शायद ये हो सकता है यहाँ पे 11। तो ये क्वेश्चन जो है ये डाउटफुल रहेगा, ये डाउट में रहेगा, इसके ऊपर क्वेश्चन उठेंगे। कहीं ये उतारने में 12 आज की वैल्यू होती है, फैक्टोरियल में वैल्यू होती है, वो ठीक है। शायद ये गलती से जो क्वेश्चन है ये इसमें गलत चला गया, ये एक्चुअली होना शायद यहाँ 12 होने चाहिए थे या 11 होने चाहिए थे, वरना तो ये जो है अगर इस तरीके से रहता तो फिर ये इतना लंबा चलता है पूरा, क्योंकि ये रूल ये कहता है कि अगर n जो है वो m से बड़ा है, अगर n m से बड़ा है तो इसका आंसर 0 आता है, तो इसका आंसर जो है वो 0 आता है। लेकिन चलिए 0 कोई भी नहीं है, तो हो सकता है n m से बड़ा ना हो, तो n m के बराबर हो, दोनों बराबर हो तो उसके हिसाब से हो, तो उसके हिसाब से आंसर लिखे हुए हैं ये, तो वो तो नहीं है, तो हम तो इसी तरीके से करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये क्वेश्चन छोड़ना ही सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा, यदि α1 α2 इस समीकरण के मूल हो, ये जो हमारी समीकरण है इसके मूल जो है वो α1 α2 है, तो α1 + α2 बराबर हो गया हमारा माइनस का p, मूलों का योग माइनस p, मूलों का गुणनफल α1 गुणा α2 बराबर हो गया q, मूलों का योग इंटू मूलों का गुणनफल। ये पुनरावर्ती संबंध है। मूल x बराबर α1 के प्रतिवेश में अभिसृप्त होगा। अभिसृप्त होने के लिए जो आवश्यक शर्त है वो है कि इसका अवकलन, ये जो भाग है इसका अवकलन 1 से कम होना चाहिए, इसके अवकलन का मान 1 से कम आना चाहिए। तो अगर हम इसका अवकलन करें x के सापेक्ष तो हो जाएगा -q xn + p का स्क्वायर, और माइनस माइनस एक माइनस और आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये इसका अवकलन आ गया। तो इस अवकलन का मान 1 से कम होना चाहिए।
अभिसर्प होने की जो शर्त है वो ये कहती है कि इसका मान 1 से कम होना चाहिए। तो हमारा जो p का मान है, p के मान की जगह हम मान रख सकते हैं xn का मान हमें अल्फा 1 दी है, तो यहाँ अल्फा 1 रख दीजिए। तो ये हो गया आपका q बटा q की जगह भी मान रख दीजिए, वो भी मान रखिए। q का मान है आपके पास अल्फा 1 इंटू अल्फा 2, तो अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 बटे xn की जगह आपको रखना होगा अल्फा 1, ये आपने अल्फा 1 रख दिया। p का मान रखना होगा, p का मान होगा आपका माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 लेस देन 1। तो यहाँ आपका अल्फा 1 से अल्फा 1 कट गया, अल्फा 2 से अल्फा 2 कट जाएगा, तो ये आ गया अल्फा 1 का मान लेस देन 1, अल्फा 1 लेस देन 1 आएगा। अच्छा मैं ये भूल गया, सॉरी, ये स्क्वायर खा गया, मैं भूख ज़्यादा लगी थी शायद, स्क्वायर खा गया। स्क्वायर खाने की वजह से गड़बड़ हो गई। तो ये जो कटेंगे, कटने के बाद ये हो जाएगा आपका अल्फा 1 तो कट गया, ये अल्फा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें एक कट जाएगा एक बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अल्फा 1 बटा अल्फा 2 का मोड लेस देन 1। तो मोड अल्फा 1 छोटा होगा मोड अल्फा 2 से, ये आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन को भी कमाल के तरीके से बनाया यार, बनाने वाले ने कैसे कैसे चीज़ें बनाई है। क्या ये आपको पहले पता था क्या? कि ये पहले पता था? ये पुनरावर्ती जो संबंध होता है सीधा, उसका थोड़ा सा मैं हल्का सा बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। वैसे पेपर का सॉल्यूशन में ये चीज़ें बताने की नहीं होती, बस ठीक है सॉल्यूशन देखिए फटाफट, बाकी सब कुछ आप जानते हैं पहले से, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट पुनरावर्ती सूत्र में ये होता है कि xn+1 बराबर आपका 5xn होता है, ठीक है। इसके अभिसरण होने की मतलब ये आंसर पे पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, इसके आंसर पे पहुंचने की जो आवश्यक शर्त है वो ये है कि ये जो अवकलन है फाई डैश का अवकलन अपने नज़दीक, अपने जिस मूल पे आप इसकी पुनरावृत्ति करवा रहे हैं, नाम दे देते हैं अल्फा पर इसके अवकलन का मान 1 से कम होना चाहिए, तभी ये गारंटी होती है कि भैया हम आंसर पे पहुंचेंगे, वरना कोई गारंटी नहीं कि आंसर पे पहुंचेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे इसका, ये हमारा फाई हो गया, ये हमारा 5xn हो गया। फिर 5xn का हमने अवकलन किया, अवकलन का मान मोड 1 से कम रखा, सोल्व किया और ये आ गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को जबरदस्त घुमाया भाई, घुमा के चेंज किया इसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माना H जो है समूह G का एक उपसमूह है, ठीक है भाई, G का उपसमूह है, बढ़िया है। तब A B H में होगा, गलत कथन कौन सा होगा? ऑर्डर ऑफ AH ऑर्डर ऑफ BH बिल्कुल बराबर होते हैं सब। सह समुच्चय, ये सब ग्रुप नहीं है, सब ग्रुप नहीं होता, उपसमूह नहीं होता। ये AH जो होता है वो कोसेट होता है, मतलब सह समुच्चय होता है, समुच्चय जैसा होता है, उपसमूह नहीं होता है, ठीक है ना। A बिलोंग्स टू AH, A बिलोंग्स टू AH, ये भाई नहीं जी, क्या A बिलोंग्स टू AH होगा? क्या ये बात आपकी जम रही है? आइए समझाता हूँ। देखिए ये कुछ ऐसा कह रहा है कि AH का मतलब है जो H समुच्चय है उसके सभी अवयवों के साथ आपको इसकी संक्रिया करवानी है, जो H के अवयव है उनके साथ संक्रिया करवानी है, ठीक है। H के एक अवयव में E भी आएगा, तो A जाके E से भी संक्रिया करेगा, जब सबसे करेगा तो जाके E से भी संक्रिया करेगा, जब ये E से संक्रिया करेगा तो A ही बनाएगा, तो इसका मतलब AH के पास A जरूर होगा, तो A जो है वो बिलोंग्स टू AH होगा। तो जवाब है हाँ जी बिल्कुल होगा, सही है ये बात भी सही है। AH बराबर H हो, इसका मतलब AH का अवयव है, ठीक है। अगर H A से संक्रिया कराने के बाद में H में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब वो खुद के अवयव से ही संक्रिया कर रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, कर रहा है अपने ही अवयव के साथ संक्रिया कर रहा है, वरना बदलाव आता। तो भाई 3 सही है, तो बच गया अपने आप ही ये लो, इस बार तो हमें खुद ही बच गया ये रहा। और ये सही बात भी है, AH जो है वो उपसमूह है, उपसमूह नहीं होता। AH जो होता है वो कोसेट होता है, AH जो होता है कोसेट होता है, कभी इत्तेफाकन ये उपसमूह हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है ये, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसके प्रतिलोमी की संख्या। देखिए ग्रुप है, ग्रुप में किसी भी अवयव के 2 प्रतिलोम हो ही नहीं सकते, एक ही प्रतिलोम होगा। प्रतिलोमी की संख्या क्या मतलब है? प्रतिलोमी की संख्या ग्रुप का खासियत यही है, ग्रुप की खासियत यही है कि ग्रुप के अंदर प्रत्येक अवयव का इकलौता प्रतिलोम होता है, जो भी प्रतिलोम होता है वो इकलौता होता है ना। समूह में प्रत्येक अवयव का केवल एक ही प्रतिलोम होता है, इसलिए 2 प्रतिलोम की कोई जगह है ही नहीं, एक ही प्रतिलोम अवयव होता है, दूसरे की कोई जगह है ही नहीं,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्या कह रहा है, यदि वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के समान हो, वृत्त की परिधि यानी 2πr और वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, इससे हमारे पास काटें तो πr बराबर आ जाएगा, πr बराबर आया 2 से कटा तो ये आ गया 2a और r बराबर आपके पास आ गया 2a बटा पाई। अगर चाहिए तो ले लीजिएगा वरना रख लीजिए अपने पास, r बराबर 2a बटा पाई। ठीक है, समान हो तो बताइए क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से ज़्यादा होगा, तो देखना पड़ेगा भैया। वर्ग का क्षेत्रफल है πr², वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा स्क्वायर। यहाँ हम r का मान रख देते हैं, r का मान है हमारे पास 2a बटा पाई का स्क्वायर, पाई से 1 कट जाएगा, ये आ जाएगा 4a² बटा 1 पाई स्क्वायर आया, पाई कट गया, पाई बच गया। अब ये 4 बटा पाई इंटू a² हो गया, 4 बटा पाई का मान 1 से बड़ा होगा क्योंकि 4 जो है वो पाई से बड़ा होता है, पाई से बड़ा होता है 4, तो दोनों तरफ अगर पाई का भाग दूंगा तो 4 बटा पाई 1 से बड़ा हुआ और 1 से बड़ा है, इसका मतलब a² से जो आंसर आएगा वो a² से भी बड़ा आएगा, यानी आपके वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा आएगा। तो बात है भैया सही, वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से ज़्यादा आएगा। देख लीजिए ये से 4 बटा पाई है, 4 बटा पाई मान लीजिए ये इसमें भाग लगेगा, ये 1 से ज़्यादा आएगा, तो a² को इतने से गुणा कर रहे हो इतना क्षेत्रफल आएगा। सपोज कि 1.1 है, 1.1 का मतलब क्या हुआ, 10% एक्स्ट्रा है इसके क्षेत्रफल से, किसके, वर्ग के क्षेत्रफल 10% एक्स्ट्रा आएगा। दोनों बराबर है, नहीं बराबर आने का कोई चांस नहीं है, छोटा है नहीं छोटा आने का चांस ही नहीं है, ये लीजिए गलत। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्यादा आएगा किसके, वर्ग के क्षेत्रफल से। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यह निम्न में जीवा ईडी व्यास AC के समानांतर है, ये जो ईडी है ये AC के समानांतर है। ठीक है, ये 65 डिग्री है। देखिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो है यहाँ तक चाप को पकड़िए खाली, ये जो चाप है EC, ये जो चाप है एक ही चाप के ऊपर जितने भी कोण बनते हैं वो बराबर कोण बनाते हैं, तो ये 65 और ये 65, तो ये 65 और ये 65, क्योंकि एक ही चाप कोण बना रही है, एक ही चाप वृत्तखंड पे जो कोण बनाती है वो बराबर होते हैं, तो ये 65 हो गया। ये है आपका व्यास, कौन, ये वाला, ये देखिए व्यास पहचानिए अपने को, ये रहा आपका व्यास, ये व्यास है। व्यास हमेशा परिधि पर 90 का कोण बनाता है, तो ये हो गया 90 का। तो जब ये 90 हो गया, ये 65 हो गया, तो ये कितना बचा, तो ये बच गया आपका 25 डिग्री, ये बचा 25 डिग्री। ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण होने की वजह से ये भी कितना हो गया 25 डिग्री, क्योंकि एकांतर कोण है, तो आपका आंसर हो गया 25 डिग्री, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक अध्यापक ने खराब प्रदर्शन के कारण प्रत्येक विद्यार्थी को 10 अंक का बोनस दे दिया, तो सब में 10-10 अंक बढ़ गए, इसका मतलब माध्य भी 10 अंक बढ़ गया। ठीक है ना, पश्चात भी परिवर्तित नहीं होता है, यहां से ध्यान रखना है कि माध्य बढ़ेगा, माध्य परिवर्तित होगा, क्योंकि सब में 10-10 ऐड हुए हैं, माध्य बदलेगा, ये भी बहुलक भी बदलेगा, माध्यिका भी बदलेगी, माध्य भी बदलेगा, क्योंकि माध्य में भी 10 जुड़ गया, सब में 10 जुड़ा तो माध्य में भी 10 जुड़ गया, माध्यिका भी अपनी जगह से इधर उधर हो जाएगी, बहुलक भी हो जाएगा, लेकिन माध्यिका अगर मान लीजिए m आ रही थी तो अब माध्यिका m+10 आ जाएगी, क्योंकि सब में 10-10 जुड़ गए तो माध्यिका में भी 10 जुड़ जाएंगे। बहुलक z आ रहा था तो बहुलक भी z+10 हो जाएगा। मध्य अगर x बार आ रहा था तो ये x बार 10 हो जाएगा। प्रसरण जो है वो एक्चुअली विचरण का माप होता है, विचलन का। विचलन नहीं हुआ क्योंकि सबको 10 मिले, सबको 10 मिले, जैसे बोनस अंक होते हैं, मान लो सबको मिल रहे हैं तो विचलन कुछ हुआ नहीं हुआ, कोई विचलित नहीं हुआ, क्योंकि पहले जो अंतर था, मान लीजिए जो टॉपर और जो सेकंड टॉपर के बीच का अंतर था, सबको 10-10 नंबर दे दिए, तो बताइए वो अंतर बदला नहीं बदला, क्योंकि वो अंतर तो उतना ही रहेगा, है ना। यूं समझिए, टॉपर के 70 नंबर थे, सेकंड टॉपर के मान लीजिए 65 नंबर थे, अब आपने दोनों को 10-10 नंबर दे दी, और तो इसके कितना हो गया, इसके हो गया 80, इसका हो गया अपना 75, तो बीच का अंतर कितना रहा 5, पहले कितना था 5, तो ये अंतर चेंज हुआ नहीं हुआ। तो प्रसरण जो होता है वो बदलता नहीं है, क्योंकि ये मानक विचलन है, ये विचलन को नापता है, और विचलन हुआ नहीं है क्योंकि सब में आपने बराबर बराबर रखा है, बराबर रखने की वजह से विचलन नहीं हुआ है। याद रखिए, मानक विचलन जो होता है वो आपके प्रसरण का ही रूप है, प्रसरण का वर्गमूल जो है
वही मानक विचलन कहलाता है आपका। तो एक्चुअली आपका पर्सन एक तरह से मानक विचलन का रूप है। तो मानक विचलन जो है वो इस बात से नहीं बदलता। मानक विचलन जो है वो नंबरों को एक समान रूप से अगर आपने चेंज कर रहे हो तो उससे विचलन यानी उसका भाई प्रसरण दोनों नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा, इसकी अनंत स्पर्शियां ज्ञात कीजिए। समीकरण को एक तरफ करते हैं, एक्स वाई माइनस एच एक्स माइनस के वाई बराबर 0। तो यहाँ से आपका x कॉमन आ जाएगा, तो ये हो गया y माइनस एच माइनस के वाई। एक्स का गुणांक, जो आपका x का गुणांक है वो है y माइनस एच। तो अनंत स्पर्शी एक हो गई आपकी y माइनस एच बराबर 0। ठीक है, दूसरी अनंत स्पर्शी भी आप इसी तरीके से इससे निकाल सकते हो। इस बार आपने x का गुणांक कॉमन निकाला, तो अगली बार y का गुणांक कॉमन निकाल लीजिए। y का गुणांक कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा x माइनस y का गुणांक, y कॉमन x माइनस के y माइनस एच एक्स। तो y का गुणांक बराबर 0 रख दीजिए। y का गुणांक 0 रखने पर ये आ जाएगा आपके पास x माइनस के बराबर 0। तो ये दो अनंत स्पर्शियाँ आ गई है ना। समांतर अनंत स्पर्शियाँ हम कैसे निकालते हैं? x के गुणांक को, x का अधिकतम जो है, अधिकतम घात जो है x की, उसके गुणांक को 0 रखिए, y के अधिकतम घात के गुणांक को 0 रखिए। तो आपका आ गया x y माइनस एच एक्स माइनस के, ये आपका आंसर आ गया। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन बनाया था, बहुत सिंपल। अगला आ जाइए क्वेश्चन नंबर 117 पे। यदि समांतर श्रेणी का दूसरा, पांचवा और 9वां पद गुणोत्तर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी का दूसरा पद होता है हमारा a प्लस डी, दूसरा पद। पांचवा पद होता है a प्लस 4d, 9वां पद होता है a प्लस 8d। और ये सब क्या बता रहा है कि ये सब गुणोत्तर श्रेणी में है। गुणोत्तर श्रेणी में इसका मतलब a प्लस 4d जो है वो बराबर है, का स्क्वायर बराबर है, बीच वाले पद का स्क्वायर बराबर है पहला इंटू तीसरा, फर्स्ट इंटू थर्ड। ये लीजिए, ब्रैकेट खोलिए, सॉल्व करिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 16d स्क्वायर प्लस 8ad, a स्क्वायर प्लस 8ad प्लस ad प्लस 8d स्क्वायर। यहाँ से आपका a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया और d स्क्वायर, और ये इधर आके 8ad से 8ad कट गया, और ये हो गया 16d स्क्वायर में से इधर आके ये हो गया 8d स्क्वायर। 8d स्क्वायर बराबर 16 में से 8 गया, 8d स्क्वायर बराबर 8d। d आप कॉमन निकाल लीजिए, d कॉमन, तो ये आ गया 8d माइनस a बराबर 0। या तो d बराबर 0 हो, d बराबर 0 तो नहीं हो सकता, तो दूसरा होगा 8d बराबर a, 8d बराबर a। आगे कोई शर्त और दी है? नहीं भैया, इस गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात होगा। सार्वनुपात निकालते हैं भैया। तो यहाँ से आपका d का मान निकाल लीजिए। d बराबर आपका हो गया a बटा 8, d बराबर 8 बटा a, सॉरी a बटा 8 बटा a। ये d का मान आ गया 8 बटा a। ये रख दीजिए और आप अपनी श्रेणी जो है वो प्राप्त कर लीजिए। तो यहाँ रखेंगे, पहला पद a प्लस डी, वो है 8 बटा a बटा 8 है, 8 बटा a नहीं है, वो है आपका a बटा 8। a बटा 8 रखते ही ये 9a बटा 8। जो a बटा 8 है वो यहाँ रखा, 8 और 1 9a बटा 8। फिर यहाँ रखेंगे तो अगली बार ये हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, ये हो जाएगा a बटा 2, 3a बटा 2, 3a बटा 2। तीसरा पद निकालने की जरूरत नहीं है, सारा अनुपात निकालना, दोनों में भाग दे दीजिए, r आ जाएगा। r बराबर 3a बटा 2 बटे 9a बटा 8। तो आपका 3a से 9a कट गया 3 बार, पलट के 8 ऊपर चला गया, ये हो गया आपका 8 बटा 6, 8 बटा 6 यानी 4 बटा 3। तो आंसर आया 4 बटा 3, ये रहा 4 बटा 3। सही है, ये लीजिए। बड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे नहीं है कि भाई आराम से प्रेम से बंदा हंसते हंसते क्वेश्चन कर ले, ना,
परेशान कर करके क्वेश्चन करने वाले क्वेश्चन थे। इस श्रेणी जो है इसका ये आरबीएससी का क्वेश्चन है। आप आरबीएससी में जाइए 4.3 शायद एक्सरसाइज है, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन भरे पड़े। इसका पहले nवां पद निकाल लीजिए। इसका nवां पद हो जाएगा 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब n डैश 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 n की क्यूब बट्टा नीचे n, नीचे 1 2 3 इसके हिसाब से n आ गया। इसका जोड़ हमें पता है n प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर बटा n। यहाँ से एक n कट जाएगा, एक n बच जाएगा। ब्रैकेट खोलने पर n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 बटा 4। ये हो गया आपका n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n बटा 4। ये आपका tn आ गया। लेकिन हमसे tn ही पूछा है या कुछ और पूछा है? इनका योग पूछे। अरे भाई मरा दिया। एस एन बराबर होता है सिग्मा टी एन। सिग्मा टी एन, टी एन ये रहा आपका 1/4 बाहर समीशन एन क्यूब प्लस 2 बाहर समीशन एन स्क्वायर प्लस समीशन एन। इन सब का मान रखिए जो कि हो जाएगा आपका 1/4 n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6 प्लस n प्लस 1 बटा 2। कॉमन लेंगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कॉमन लेके लघुत्तम लेंगे, आपको इनमें से कोई ना कोई आंसर आपका मिल जाएगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और दूसरा तरीका भी है, शॉर्ट हैंड तरीका भी है इसका, छोटा तरीका भी। ऑप्शन से जा सकते थे आप चाहते तो इसके ऑप्शन से भी जाया जा सकता था। मान लीजिए पहला पद, एक पद का जोड़ इतना है, 2 पदों का जोड़ इतना है। देखिए n का मान 1 रखने पर एक पद कौन दे रहा है, n का मान 2 रखने पर 2 पदों का जोड़ कौन दे रहा है। इससे आपको आंसर का पता चल जाएगा। तो इतनी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। शॉर्ट ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं कई क्वेश्चनों में। आ जाइए, ये आ गया अगला क्वेश्चन 119। एक गली में भूमि तल से 15 मीटर ऊंची एक खिड़की, 15 मीटर ऊंची खिड़की से गली के विपरीत ओर एक इमारत के सिरे और पाद का उन्नयन कोण अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो इमारत की ऊंचाई बताइए। ठीक है, गली में भूमि तल से 15 मीटर ऊंची एक खिड़की, 15 मीटर ऊंची एक खिड़की से गली की विपरीत ओर, ये खिड़की ले लेते हैं, ये 15 मीटर है। खिड़की से गली के विपरीत ओर एक इमारत के सिरे और पाद, ये तो रहा आपका सिरा और पाद। ये उन्नयन कोण है। ये जब देखते हैं तो ये कितने का बता रखा है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। और जो आपका अवनमन कोण है वो 45 डिग्री है, ये भैया 45 डिग्री का है। और ऊर्ध्वाधर के साथ होगा, इसलिए ये हटा के यहाँ से ये 45 का होगा। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बराबर होगा 45 या 15 मीटर। तो हमसे क्या पूछा है, इमारत की ऊंचाई निकालिए। ठीक है भाई। और यहाँ पे ये हम इतना तो 15 हो ही गई हमारी, ये तो 15 दोनों सेम हो जाएंगे। इतना x एक्स्ट्रा है, x मान लीजिए। ठीक है, आधार को 2 बार निकाल लेते हैं। एक बार इस आधार को जो है ना, इस आधार को हम 2 बार निकाल लेंगे। इस आधार को एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, फिर दोनों की तुलना कर लेंगे, हमें x मिल जाएगा और x के साथ 15 जोड़ देंगे। तो पहले इस त्रिभुज में आए तो ये आधार, इसका नाम रख लें एक बार ताकि पुकारने में आसानी हो। ABCDE। तो जो BC है वो हमारा आधार है, BC बटा x। तो हो गया आधार बटा लंब। आधार बटा लंब जो होता है वो कोट होता है। तो ये हो गया कोट 30। कोट 30 का मान होता है √3। तो BC बराबर हो गया x √3। आगे दोबारा निकालते हैं। यहाँ पे इस त्रिभुज के लिए 15 मीटर हमें दिया गया है, तो ये कोण 45 है, तो ये कोण भी 45 हो गया। ठीक है, इसका आधार निकाल लें। तो DE जो कि आधार है, आधार बटा लंब जो कि 15 है, आधार बटा लंब कोट हो गया, कोट 45, कोट 45 का मान 1, तो ये 1 हो गया। तो DE जो है वो हमारा 15 हो गया। और D और BC बराबर है, तो दोनों को बराबर कर दीजिए। तो x √3
बराबर 15, अंडर रूट 3 से इधर 15/√3, 15 का 5 गुना 3 हो गया, 5 से 5 बच गया, 3 कट गया, अंडर रूट 3, 5√3। अब 5√3 हो गया 5 गुना 1.732, और जब गुणा करेंगे तो 10, 6, 35 और 1 36, 3, 8, 8.66 ये हो गया, और 15 वो ऐड कर दीजिए, 15 और 8 23, 23.66, 23.66 ये हमारा आंसर हो गया, मीनार की ऊंचाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें पूछा है कि yx के समानांतर अंशस्पर्शीय निकालिए, yx के समानांतर अंशस्पर्शीय निकालिए। तो yx के समानांतर का मतलब है जो y का गुणांक है उसके साथ जो गुणा है, जो y के अधिकतम घात है उसका जो गुणांक है उसे 0 कर दीजिए। ब्रैकेट खोलेंगे तो ये जो भैया है x² - 3x - 2 ये y का गुणांक होंगे, बस इन्हीं को 0 करना है, इन्हीं को 0 करना है। तो x² - 3x + 2 बराबर 0, इसके गुणनखंड करने पर 2 आएंगे, x - 1 और x - 2, इसका मतलब दो अनंत स्पर्शियां आ गई, x बराबर 1 या x बराबर 1 और x बराबर 2, x बराबर 1 व x बराबर 2, ये दो इसके अनंत स्पर्शियां, 1 और 2, x बराबर 1 और x बराबर 2, ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन रहा। ये क्वेश्चन जो है भाई इसमें प्रतीक चिन्ह वर्तीक चिन्ह कुछ नहीं बताया गया, बिल्कुल क्वेश्चन को झंझट में रखा गया। क्लियरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया गया, कौन μ4 नहीं बताया गया, कौन y3 नहीं बताया गया। ठीक है ना, तो अस्पष्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल अस्पष्ट क्वेश्चन है। एक्चुअली जो म्यू होता है, हाँ न्यूमेरिकल एनालिसिस में म्यू होता है, ये बात सही है, आंकड़े दिए गए हैं तो इस हिसाब से क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल एनालिसिस का बनता है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर कोई भी इस तरीके के जो नाम दिए हैं μ4 u4 वैसे मान उसमें नहीं है। ठीक है, और दूसरा ये है कि बाल अगर न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है या स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है तो बताना तो चाहिए भाई किसका क्वेश्चन है, या फिर ये बताना चाहिए था कि इसका ये मतलब है, किसका क्या मतलब, कौन μ4 भाई, कौन μ4 और कौन y3, कौन y3, यहाँ कहाँ y3 दिख रहा है। चलो आप ये कहेंगे सर ये रहा y3, मान लिया y3 है, μ4 कौन है फिर। ठीक है ना, तो बिल्कुल अस्पष्ट क्वेश्चन है, अधूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अधूरा है, चैलेंज होगा और जाएगा बाहर। ठीक है ना। अब आप एक बात, अब यहाँ पे आप कई बार कहोगे सर मुझे पता है, मुझे पता होने से नहीं होता ना, ये आरपीसी की जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। क्वेश्चन पूरा बना के दो, उनकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है कि भाई हम कॉमन सेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है साहब, कॉमन सेंस के नाम की कोई चीज़ नहीं होती। गणित का क्वेश्चन वेल डिफाइंड होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए, जो चीज़ उसमें काम में ली है वो सबके बारे में बता के चलेगा। ठीक है ना, आप देख लीजिए, इवन आप जो आईआईटी के पेपर देखेंगे तो आईआईटी के पेपर में जो नियतांक होते हैं, जैसे गुरुत्वीय त्वरण है, ये है, इन सब के मान पहले पेज पे दिए होते हैं। क्यों देते हैं कि भैया कोई गलतफहमी ना हो जाए बच्चे को, ये मान है, बिल्कुल सब दिए हुए होते हैं। तो क्योंकि आपकी पहली देख सोचिए, क्वेश्चन जो बना रहा है उसकी पहली जिम्मेदारी है कि क्वेश्चन सही से परिभाषित हो, क्वेश्चन अपने आप में कंप्लीट हो। अधूरे क्वेश्चन का सही जवाब कैसे हो सकता है, जब क्वेश्चन ही अधूरा है तो जवाब पूरा कैसे हो सकता है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब क्या कई क्वेश्चन गलत पाए गए, एक नहीं ऐसे कई क्वेश्चन जो है वो इस बार गलत पाए गए। ये यहाँ पे है साइन थीटा, तो ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श करें तो बताइए भैया, स्पर्श करेंगे इसका मतलब आर का एक ही मान होगा, दो मान नहीं होंगे। तो ठीक है, यहाँ से कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बराबर नीचे वाले समीकरण, कॉस थीटा बराबर हो गया r/2। ठीक है, ऊपर वाले समीकरण को सॉल्व करते हैं, 2/r बराबर a इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान हो गया r/2 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा हो गया √1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर, तो ये हो गया r²/4। ठीक है, अब इसको इधर ले आइए, दोनों साइड वर्क कर देंगे ताकि अंडर हट जाएगा। r2 का स्क्वायर इस तरफ आपके पास आ जाएगा, b का स्क्वायर 1 - r²/4, r²/4। एक बार चेक कर लीजिए मैंने सही रखा है ना। cos थीटा का मान मैंने r/2 रखा है, साइन थीटा हो गया √1 - cos स्क्वायर थीटा। सब एकदम ठीक है, फिलहाल तक तो एकदम ठीक है। थोड़ा वर्क करके खोलना बोलना है, वो देखते हैं क्या आता है। इसको वर्क करके खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4/r² प्लस
ए स्क्वायर बटा आर स्क्वायर बटा 4 और माइनस 2ab, आर से 8 कट गया, ये आ गया 2ab, तो 2 से 2 कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, 2a आ जाएगा, ये आ गया 2a बराबर। इस तरफ से खोलेंगे तो ये आएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटा 4। पूरे समीकरण को आर स्क्वायर से गुणा कर दीजिए, आर स्क्वायर से, और 4 आर स्क्वायर से गुणा कर दीजिए ताकि 4 से भी पीछे छूटे। 4 से गुणा करते ही हो गया हमारा 16 प्लस यहाँ 4 कट गया तो ए स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 2 आर स्क्वायर और 4 दूनी 8 ए आर स्क्वायर बराबर 4 बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आर की पावर 4। आर की पावर 4 को एक तरफ कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर की पावर 4 और माइनस 8 ए आर स्क्वायर। पहले आर की पावर 4 का किया, फिर आर स्क्वायर के पदों को भी एक साथ करना पड़ेगा। आर स्क्वायर के पद है भाई हमारे पास, इधर आएंगे तब कितना लंबा सवाल है यार। 4 कॉमन, ये आ गया 2a प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 16 बराबर 0। चेक कर लो भाई, गड़बड़ ना हो जाए। आर की पावर 4 कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 यहाँ कॉमन आ गए और ये आ गया 2a प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 16। आर के 4 मान आ नहीं सकते क्योंकि स्पर्श कर रहा है, इसका मतलब आर का एक ही मान आएगा और आर का एक ही मान आए ये बात सुनिश्चित करने के लिए बी स्क्वायर बराबर होना चाहिए 4ac के, बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो ये रहा हमारा बी जो गया 4 का 16, 2a प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर बराबर 4, ए का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी का मान 16 से 16 दोनों साइड से कैंसिल, ब्रैकेट खोल दीजिए। 4a स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 प्लस 4ab स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कट गया और पूरे सवाल में b स्क्वायर का भाग लग रहा है, वो दे दीजिए। तो ये हो गया b स्क्वायर प्लस 4a, इधर लाएंगे माइनस का 4 बराबर 0, तो बी स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4। हाय कितना बड़ा क्वेश्चन है यार, क्या क्या नहीं करवाया, इतने बड़े बड़े नंबर्स को इतने वो करने का। अब ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन के हिसाब से थोड़ी बनते, थोड़ा ट्रिक तो होता, तो लंबा चौड़ा पड़ा है विज्ञान। करते जाओ, सांस ना निकले तब तक करते जाओ भाई। 123वां क्वेश्चन, चलिए आ जाइए। अब ये जो है ये डिरिचलेट पे है भैया, डिरिचलेट का क्वेश्चन है। डिरिचलेट समाकलन, डिरिचलेट इंटीग्रल। डिरिचलेट हमें बता के गए थे कि ये जो इंटीग्रल होता है इसमें जो पावर होती है, x की जो पावर होती है उसको l-1 से कंपेयर करते हैं, y की पावर को m-1 से कंपेयर करते हैं और z की पावर को n-1 से कंपेयर करते हैं। इससे हमें l, m, n तीनों का मान मिल गया जो कि 2 आया है बराबर 2, सबसे 2 मान आए, ठीक है। अब इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर होता है वो हमारा है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बटा 8 गामा एल गामा एम गामा एम गामा एल गामा एम गामा एन बटा गामा एल प्लस एम प्लस एन। तो यहाँ बट्टे में 2, ये साथ में आएगा m/2 n/2, यहाँ पे भी सब l/2 m/2 n/2 और प्लस 1। तो आपका l का मान 2 है, m का मान 2 है, n का मान 2 है, तो इस हिसाब से आपका आ जाता है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बटा 8, तो ये आ ही गया और ये आ गया गामा 1 गामा 1 गामा 1 और यहाँ आ जाएगा आपका गामा 1 1 1, तो गामा 4 हो गया और गामा 4 का जो मान है वो हो गया, गामा का 4 का मान जो फैक्टोरियल 3 हो गया, फैक्टोरियल 3 6 हो गया, तो 6 और 8
48 हो गया, ये 48 आ गया। गामा 1 का मान 1 होता ही है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बट्टा 48, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बट्टा 48, ये आपका आंसर हो गया। तो ये तो सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, एकदम डायरेक्ट फार्मूला, सीधा फार्मूला लगाइए। ये रहा का मान बराबर है। अब ऐसे क्वेश्चनों को तो आप कॉमन लेके करिए, ठीक है, या फिर कुछ रख दीजिए, रख के कर लीजिए तो भी ठीक है। ऐसे क्वेश्चन रख के भी बड़े आराम से हो जाते हैं। अगर आप इनमें कोई मान रखें, ए और बी का कोई मान रखिए, उससे सॉल्व करिए तो भी हो जाएगा। सपोज कीजिए जैसे मैं ए का मान 0 ले लेता हूँ और बी का मान 1 ले लेता हूँ, तो ए का मान 0 लेते ही ये 0 0 1 0 1 0 1 0 0, विस्तार करने पे आ जाएगा 0 0 प्लस 1, ये आ जाएगा -1। अब मुझे देखना -1 कौन दे रहा है, ये तो -1 नहीं दे रहा, तो ये तो कट। ये यहाँ रखूँगा तो ये आ जाएगा 0 + 1 1 की क्यूब -3 दे रहा नहीं है। यहाँ रखूँगा तो यहाँ पे भी नहीं बैठ रहा, ये है। यहाँ रखूँगा तो बिल्कुल साहब ये बैठ रहा है, ये -1 दे रहा है, तो ये हो जाता है। तो सारणी के क्वेश्चन जो है वो आप रख के कर सकते हैं इजीली। कुछ भी ए बी का मान पुट करिए, है ना, पुट करके आप इन ऐसे क्वेश्चनों को बड़े ही आराम से, बड़े ही इजी तरीके से कर सकते हैं। वरना इसका विस्तार कर दीजिए, विस्तार करने से भी ये हो जाएगा, ये ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाइए, ये थोड़ा पेचीदा भाई। पेचीदा ये है कि इसका जो अनुक्रम चल रहा है वो नॉर्मली समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन घबराइए मत, समझने की जरूरत भी नहीं है हमें इसको समझने की जरूरत नहीं है। ये हमारा पहला पद है, ठीक है, इसको नाम u1 रख लेते हैं। ये दूसरा पद है u2 हो गया, ठीक है। ये तीसरा पद है u3 हो गया, ये चौथा पद है u4 हो गया। मान लीजिए हमें बाकी पद समझ में नहीं आ रहे, लेकिन जो सम संख्या पे है वो पद समझ में आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। जो सम संख्या पे है उन पदों को समझ लीजिए। un बराबर, ये देखिए 4 आ रहा है, 4/11 आ रहा है, तो ये हो गया 2n बटा 5n + 1, जहाँ n जो है वो सम है, n जो है वो सम है। सम है इसका मतलब n का मान 2 रखेंगे तो देख लीजिए दूसरा पद बन गया 4/11। n का मान 4 रखेंगे, 4 दूनी 8, 20 और 1 21, बिल्कुल आ रहा है साहब, मैच कर रहा है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, सम के लिए बन गया तो भी कोई, देखिए सम हो चाहे विषम हो, पहुंचेंगे तो वहीं पे। लिमिट पॉइंट का मतलब क्या है, वो सारे वहीं पे जाके इकट्ठे होने हैं इनको, विषम हो चाहे सम हो। ऐसा नहीं है कि सारे खाली जो टोटल अनुक्रम जब जा रहा है, पूरा अनुक्रम भी वहां जा रहा है, तो सम और विषम अलग थोड़ी रहेंगे, वो भी वहीं जाएंगे। तो बस हो गया आपका काम। इसकी लिमिट निकाल लीजिए, इसकी लिमिट निकाल लीजिए, पता चल जाएगा कहाँ जा रहे हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट, आप n ऊपर नीचे कॉमन लेके हम कट कर देंगे। n ऊपर से कॉमन, n नीचे से कॉमन, और फिर n का मान अनंत रखना होगा हमें, तो ये आ जाएगा हमारा 2 5 + 1/n। n का मान अनंत रखते ही ये आ गया 2/5, तो लिमिट पॉइंट हुआ 2/5। ये रहा आपका 2/5, ये रहा, ठीक है ना। सिंपल सा कंसेप्ट था कि चाहे सम हो चाहे विषम हो, लास्ट में सब एक ही जगह जाते हैं, अमीर हो या गरीब हो, अंततः सब एक ही जगह पहुंचता है। ये क्वेश्चन जो है बड़ा ही सरप्राइजिंग क्वेश्चन है। जब हम बीएससी में पढ़ाते थे, है ना, तो एक चीज़ हमेशा ये जो क्वेश्चन था ये एग्जाम्पलों में पाया जाता है। ये आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा, गोखरू की जो बुक है उसमें जाइए, मुझे एग्जाम्पल नंबर तक इसका पूरा याद है, एग्जाम्पल नंबर है ये 10। आप जाइए गोखरू के अंदर, अवकल समीकरण वाली बुक के अंदर, अवकल समीकरण में दूसरी जो एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.3 का एग्जाम्पल है, ये 3 का एग्जाम्पल है। और इस एग्जाम्पल में जो करेक्शन है, इस एग्जाम्पल में करेक्शन है, ऐसे कैसे गोखरू के क्वेश्चन को उठा के ऐसे कैसे चिपका दिया, जबकि उस क्वेश्चन में करेक्शन है। हम जब भी नए बच्चे आते हैं, वो आते हैं जब उस क्वेश्चन को निकालते हैं, वो निकलते नहीं है, वो पूछते सर इस एग्जाम्पल में हुआ क्या, इस लाइन में क्या हुआ, तो हम बताते बेटा हुआ कुछ नहीं है, एक्चुअली किताब में करेक्शन है, e की पावर 2x है, p - 1 है, यहाँ तक सब सही है, आगे जाके ये हो जाता है p² e की पावर y। क्वेश्चन एक्चुअली ये है जो कि मिसप्रिंट है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे कैसे उठा दिया, ऐसे कैसे तो उठा दिया, ऐसे कैसे इसका आंसर उठा दिया, आंसर भी यूं का यूं ही उठा के डाल दिया। तो इस वजह से ये जो क्वेश्चन है ये मिसप्रिंट हो गया, ठीक है ना। तो देखिए, सोचिए कितना गोखरू पे विश्वास करता है आरपीएससी, ऐसे कैसे क्वेश्चन को उठा लेता है, इवन चाहे गलत ही क्यों ना, गलत के गलत ही क्वेश्चन उठा लिए, वैसे के वैसे डाल के इसमें करा दिया आपको, ठीक है ना। तो तभी मैं कहता हूँ, मैं ऐसे थोड़ी कहता हूँ कि यार नवकार पढ़ो नवकार पढ़ो, क्यों कह रहा हूँ कि क्वेश्चन ऐसे कैसे उठा रहा है, इतना बिलीफ है, इतना विश्वास है उन पे कि सीधे क्वेश्चन ला के दे रहा है आपको, ये भी चेक नहीं कर रहा कि गलत है या सही है। चलिए
आगे आते हैं। ये क्वेश्चन कमाल है, कमाल है ये क्वेश्चन भाई, कमाल है। ये कह रहा है कि क्षेत्र एक गोला जागा जाता है जिसकी क्षैतिज प्रास आर है। तो जो आर है वो ये है, आर बराबर होती है आपकी यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बटा जी, ये आपकी क्षैतिज प्रास है। ठीक है, अब गोला जो इस तरीके से दागा गया है कि उसकी ऊंचाइयां तो 2 है लेकिन क्षैतिज प्रास सेम है। क्षैतिज प्रास जो है वो सेम है, दोनों ही गोलों अलग अलग कोण पे दागे गए हैं लेकिन क्षैतिज प्रास सेम है। पहले गोले को जिस भी कोण पे दागा गया उसकी क्षैतिज प्रास भी वही है, और दूसरे को जिस कोण पे दागा गया उसकी क्षैतिज प्रास भी वही है, यानी दोनों की क्षैतिज प्रास सेम है, दोनों की क्षैतिज प्रास सेम है। ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों कोणों का योग, इसका कोण अल्फा 1 और इसका कोण अल्फा 2, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। अगर दोनों के कोणों का योग 90 डिग्री है, यानी एक कोण अल्फा हो और दूसरा कोण 90 माइनस अल्फा पे फेंका जाए, तो उनकी क्षैतिज प्रास हमेशा सेम आती है। क्षैतिज प्रास केवल तभी सेम होती है जब एक को अल्फा कोण पे और दूसरे को 90 माइनस अल्फा पे फेंका जाए तो होती है। तो इसका मतलब है ये दो ऊंचाइयां h1 और h2 हमें प्राप्त होगी। पहले h1 निकाल लेते हैं। h1 बराबर होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बट्टा 2g, ये आ गया h1, और h2 हमारा हो जाएगा यू स्क्वायर साइन अल्फा हो गया 90 माइनस अल्फा बट्टा 2g। ठीक है, दोनों की समीकरण की गुणा कर दीजिए। दोनों समीकरण की h1 h2 की गुणा करने पर ही हो जाएगा h1 गुणा h2 बराबर हो जाएगा u की पावर 4, u की पावर 4 नीचे हो जाएगा 2g 4g स्क्वायर। ठीक है, फिर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, ये हो गया कोस स्क्वायर। अगर 4 और दे देते हैं इनको और 2 कॉमन लेके साइन 2 थीटा का सूत्र बन जाएगा। 4 का एक्स्ट्रा होगा जिसका भाग देना पड़ेगा, 4 से गुणा किया, 4 का भाग तो देना ही पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 2 अल्फा। ठीक है, h1 h2 4 16 हो गया, इस 16 को यहाँ छोड़ दीजिए, इधर 16 भी इधर आ जा, और ये हो गया आपका आर स्क्वायर वोरा यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बटा जी, ये बन गया आपका आर स्क्वायर। 16 को इधर भेज दीजिए, आर बराबर आ जाएगा आपका 4 अंडर h1 h2। ये नवकार पब्लिकेशन गोक्रू में प्रक्षेप गति का पहला क्वेश्चन है, प्रश्नावली का पहला सवाल है। प्रक्षेप गति, अगर आप गोक्रू की बुक खोलें, सब सदियों से पढ़ाए हुए क्वेश्चन है ये, नंबर कैसे याद नहीं रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रक्षेप गति जो है, गतिक विज्ञान की जो किताब है डॉक्टर गोखरू की नवकार पब्लिकेशन की गतिक विज्ञान की जो बुक है, उसकी जो प्रक्षेप गति है, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, उसमें खोलिए और उसका पहला प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन यही है। पहला क्वेश्चन ये कि दो ऊंचाइयां h1 h2 इस तरीके से है कि उनकी क्षैतिज प्रास समान है, तो बताइए कि क्षैतिज प्रास और उन ऊंचाइयों में क्या संबंध है। ये क्वेश्चन वहां से एज इट इज उठा दिया, सीधा का सीधा। ठीक है, अगला जेड का वह मान जिसके लिए फलन w ये परिभाषित विश्लेषिक नहीं होगा। किसके लिए विश्लेषिक नहीं होगा? तो भाई अभी देखना पड़ेगा किसके लिए नहीं होगा। तो हमारा u निकाल लेते हैं। u तो ये रहा, बिना एटा वाला है वो u है, तो e की पावर -v और cos u, ये हमारा u हो गया। अच्छा u नहीं हुआ, ये z है, सॉरी ये भैया z है। z है मतलब ये x है, z है इसका मतलब ये भाई साहब x है, ये x है, और हमारे y है e की पावर -v sin u। अब हमें v और u का जो मान है वो x y के पदों में निकालना है। फिर देखने कि CR समीकरण पे काम करती है या नहीं करती है। भाग देने पर हमारा u आ जाएगा, दोनों समीकरण में भाग दें तो इसमें इसका भाग दें तो e की पावर -v से कट जाएगा, 10u बराबर आ जाएगा y बटा x, जिससे हमारा u बराबर आ जाएगा tan इनवर्स y बटा x। ये तो हमारा u आ गया। CR समीकरण लगाने के लिए u तैयार है। अब आ जाते हैं v पर। तो v कैसे निकलेगा? v निकालने के लिए दोनों का वर्ग करके जोड़ने पर, ये हमारा आ जाएगा e की पावर -v का स्क्वायर बराबर इस तरफ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और e स्क्वायर उधर चला जाएगा तो e की पावर -v बराबर हो जाएगा √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब दोनों तरफ लोग ले लें तो -v बराबर हो जाएगा 1/2 आगे आ जाएगा, log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा।
ठीक है, ये आ गया, माइनस को उधर भेज दीजिए, v का मान आ जाएगा माइनस का 1/2 log x² प्लस y²। ये रहा। तो अब यहाँ पे चेक करिए कि भाई ये CR समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं करता है। CR समीकरण को ये संतुष्ट करता है या नहीं करता है, तो हम चेक करें। पहली बात तो देखिए, सीधी सीधी बात है, अगर हम 0 पे चेक करें तो 0 पे v का मान ही पॉसिबल नहीं है। अगर 0 पे x और y दोनों का मान 0 रखें तो log 0 आएगा। log 0 का मान जो है वो अपरिभाषित होता है। तो 0 पे ये जो फलन है, ये फलन का मान ही उपलब्ध नहीं है। जब फलन का मान ही उपलब्ध नहीं है तो विश्लेषक होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो यही हो गया कि 0 जो है उस पर विश्लेषक नहीं होगा, क्योंकि 0 पे u का मान और v का मान तो अटकेगा, ये पक्का अटकेगा यहाँ पे, और वहाँ पे भी अटकेगा, क्योंकि वहाँ पे भी tan इनवर्स 0/0 आ जाएगा। 0/0 अनिर्धारित होता है। तो यहाँ पे भी ना u का मान आना है ना v का मान आना है। तो u v का मान ही नहीं आना, तो फिर उनका अवकलनीय होना, आंशिक अवकलन विद्यमान होना, CR समीकरण संतुष्ट करना, इनका तो सवाल ही नहीं उठता। तो वो यहीं खारिज हो जाता है। इसी के साथ ये तो खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 10 व्यक्तियों में से 4 पुरुष और 2 महिला और 4 बच्चे। इनमें से 4 व्यक्तियों को चुनना है, निश्चित रूप से 2 बच्चे चुने जाने की प्रायिकता। 2 बच्चों को तो चुनना ही चुनना है। पहले 10 में से कितने चुनने हैं? 4 व्यक्ति चुनने हैं। तो कुल तरीके तो हो गए 10C4, कुल तरीके तो हो गए 10C4। 10 में से 4 जने चुनने हैं तो 10C4 तो हो ही गए। फिर इनमें से निश्चित रूप से 2 बच्चे चुनने, तो भैया 2 बच्चे तो पहले चुन ही लो। बच्चे कितने? 4 है, 4 में से 2 बच्चे तो चुन ही लो, चुन लिए। अब 2 जने और चुनने हैं। उन 2 में से संभावना है कि भाई 4 पुरुष है 2 महिला है, तो चारों के चारों पुरुष, बचे हुए जो दोनों है दोनों पुरुष चयन कर सकते हैं, दोनों की दोनों महिला का चयन कर सकते हैं, या एक पुरुष और एक महिला का चयन कर सकते हैं। एक पुरुष कर लिया, एक महिला का चयन कर लिया, है ना। ये हमारी सारी संभावनाएं होगी। क्लियर है? दोबारा देख लीजिए, 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे तो लेने ही लेने, तो 4C2 तो हो ही गए, बात खत्म। फिर अब बच गए 2 और लेने हमें। अब 2 लेने हैं तो 2 हम ऐसे ले सकते हैं कि 4 पुरुष में से 2 पुरुष ले लें, 2 महिलाओं में से 2 महिलाएं ले लें, या फिर एक काम करें कि 1 पुरुष और 1 महिला ले लें। ठीक है, ये सारी संभावनाएं बन गई। सॉल्व करिए, 4C2 हो जाएगा 4 तियां 12, 12/2, ये आ गया 6, और 4C2 हो गया जैसे भी बताया तो 6 हो ही गया, प्लस 2C2 जो कि ये 1 हो गया, प्लस 4C1 4, 4 दूनी 8, ये आप 8 हो गया, बटा 10C4 ये हो गया 10, 9, 8, 7, 10, 9, 8, 7 बटे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो ये हो गया 4 दूनी 8 कट गया, 3 तिया 9 कट गया, और 3 से 6 कट गया 2, 2 से 10 कट गया 5, ये ऊपर हो गया 6, 7, 15, 15 बट्टा नीचे हो गया 5 तिया 35, जो कि फिर 5 पे कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 3/7। तो प्रायिकता हुई हमारी 3/7। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइनली इसके साथ ही हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन जो है फिर डाउट है, बिल्कुल डाउट है। मैं डाउट बताऊंगा कैसे है। ये डाउटफुल क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूंगा, इसको सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन फिर भी डाउट है। क्यों? क्योंकि कभी भी ये कह रहा है कि पादिक समीकरण बताइए। भैया समीकरण कभी भी ऐसी देखिए जो एक साइड हो, दूसरी साइड समीकरण ना हो। एक्चुअली जो आंसर आएगा वो इस तरीके से आएगा 1/p²। तो ये क्वेश्चन जो है वो मिस प्रिंटिंग में गया। 1/p², आंसर आएगा 2a/r³। ये आपको जो फिर कहोगे सर आप तो नवकार पब्लिकेशन के फैन हो। अब नवकार पब्लिकेशन में चले जाइए, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल है कि इसका पादिक रूप क्या है। ये एग्जाम्पल है 2a/r³। मैं कह रहा हूँ ना, सीधे क्वेश्चन वहां से है, सीधे क्वेश्चन वहां से है। जितने देखेंगे ना मैं आपको दिखा दूंगा नवकार पब्लिकेशन की, इस पेज पे आइए, इस पेज पे आइए, इस पेज पे आइए, पेज वाइज बता दूंगा। उस पेज पे जाके ढूंढ लीजिए, मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए 1/p² बराबर 2a/r³। क्लियर है? यहाँ तक आ जाइए। कैसे आता है ये देखिए, ये समीकरण ऐसा इस फॉर्मूले द्वारा आता है। 1/p² बराबर 1/r² प्लस 1/r⁴ और dr/d θ का होल स्क्वायर, dr/d θ का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप अवकलन कर लीजिए, यहाँ से dr/d θ निकाल लीजिए अपना, जो कि आपका आ जाएगा a cos θ का माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा a sin θ। तो dr/d θ का मान a sin θ, तो ये हो जाएगा आपका 1/r²
1/r की पावर 4 dr/d थीटा हो गया हमारा a sin थीटा और इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 1/r स्क्वायर प्लस 1/r की पावर 4 a स्क्वायर आपका बाहर, साइन स्क्वायर हो गया कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा का मान हमें यहाँ से लेना पड़ेगा, पहले सवाल में जाके वापस कॉस थीटा लेके आना पड़ेगा। ये हो गया r/a बराबर 1 माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा बराबर 1 माइनस r/a। तो ये मान यहाँ रखिए। अभी सॉल्व करने वाला जो काम है वो बचेगा 1/p स्क्वायर बराबर 1/r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटा r की पावर 4 1 माइनस कॉस थीटा का मान है 1 माइनस r/a और उसका भी स्क्वायर। ब्रैकेट खोल दीजिए, 1/r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटा r की पावर 4, ब्रैकेट खोलने पर 1 माइनस r स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2r/a। 1 से 1 कट गया, ब्रैकेट खोलिए, 1/r स्क्वायर ये हो जाएगा a स्क्वायर कट गया, r स्क्वायर कट गया, माइनस का 1/r स्क्वायर आ गया। फिर अगले में आ जाएगा एक a कट जाएगा, एक r कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2a/r क्यूब। तो ये भी कट गया, तो 1/p स्क्वायर बराबर आ गया आपका पादिक समीकरण 1/p स्क्वायर बराबर 2a/r क्यूब। जो मैंने आपको बताया था वही आपका आंसर आपको मिल गया है। ये लीजिए, ये आंसर है। ठीक है, लेकिन गलती क्या हुई, अब हो सकता है इंग्लिश वालों में ठीक हो भैया, देख लो इंग्लिश वाले में हो सकता है ठीक हो। इंग्लिश वाले में लिखा हो कि पादिक समीकरण होगा जिसमें यहाँ पे 1/p स्क्वायर लिखा हुआ हो, तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा कि लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ तो ये क्वेश्चन गलत में गया। भाई मिस प्रिंटिंग तो मिस प्रिंटिंग है ना, वो आरपीसी को थोड़ी बख्शा जा सकता है कि भैया गलत आरपीसी के मैं लिखना भूल गया तो क्वेश्चन तो गलत हो गया ना, लिखना भूल गया तो क्वेश्चन तो गलत हो गया, तो ये क्वेश्चन गया। तो चलिए मैंने आपको 130 के 130 क्वेश्चन करवा दिए हैं, जितने थे सारे ही करवा दिए हैं मैंने, है ना, एक डिटेल से करवाए हैं। ऐसे नहीं कि बस ठीक है आपको निशान लगवा दिए, देखिए ए सही है बी सही है, ऐसे नहीं करवाया। सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए, निकाल के दिए हैं आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत मज़ा आया होगा आपको इन सवालों को निकाल के, पढ़ के अच्छा लगा होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चनों में कोई अगर कैलकुलेशन की गलती रहेगी तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, और जो PDF है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे आइए, वहाँ पे आपको इसकी पूरे 130 क्वेश्चनों की जो है टोटल क्वेश्चनों की जो PDF है जो भी मैंने सॉल्व कराई है, जो आपके सामने है, ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।